तो यहां से हम लोग लेते हैं माइक्रोस्कोप। पहले माइक्रोस्कोप के केस में हम लोग चलेंगे, इसका काम है कि साइज को बढ़ाना। तो इन सब के पहले जो है हम लोग जब भी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने आते हैं तो एक नया मैग्निफिकेशन हम लोग बात करेंगे। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल एम, जिसको बोलते थे लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता था साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लीनियर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है बात करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, या फिर बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन वहां बोलते थे हम लीनियर साइज, यहां पे बात करेंगे एंगुलर साइज। तो m इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं एंगुलर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एंगुलर साइज ऑफ इमेज और एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो हमारा एंगल सबटेंड, दो एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट का जो एंगल सबटेंड करता है एट द ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई, उसको बोलेंगे एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बना हुआ है उस इमेज के लेंथ के चीज को अगर डायरेक्टली ह्यूमन आई देखे तो उसका जो दो एक्सट्रीम एंड है वो जो एंगल सबटेंड करता है एट द ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई, उसको बोलते हैं हम एंगुलर साइज ऑफ इमेज। तो इसको जनरली हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखते हैं बीटा बाय अल्फा। ये हो गया हमारा कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई। ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई। इसके यूनिट को जनरली एक्स में लिखा जाता है, 20x। मतलब ये हो गया कि एंगुलर साइज ऑफ इमेज इज 20 टाइम्स द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको x से हम लोग लिखते हैं, इसको बोलते हैं 20x, मतलब 20 टाइम्स जो है हमारा एंगुलर साइज ऑफ इमेज जो है बढ़ गया। अच्छा, अब यहां से ये हो गया कि जो माइक्रोस्कोप के एंगुलर मैग्निफिकेशन और जो हम टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसके डेफिनेशन में हल्का सा डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस जो है क्लियरली पता होना चाहिए। नहीं तो मूर्खा ऐसा अगर डेफिनेशन का डिफरेंस क्लियर नहीं है तो सीधा बात है कि हम क्वेश्चन को पहले जगह से गलत कर लेंगे। तो पहला वो डिफरेंस क्या है? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर हम बात करते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप का, तो हम बोलेंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। लेकिन ये अल्फा कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, तो एडिशनल कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट नियर पॉइंट ऑफ आई, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, नियर पॉइंट ऑफ आई। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन में जाते हैं तो उसमें अल्फा वाले को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला बात हम लोग जो है कंडीशन लेकर के चलते हैं कि उसको कहां पे रखेंगे, डी डिस्टेंस पे, और डी डिस्टेंस पर रखने के बाद जो एंगल सबटेंड करेगा दैट शुड बी टेकन एज अल्फा। और ये कंडीशन हम हटा देते हैं जब हम टेलीस्कोप का बात करें, उसमें सीधा एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करेंगे। जबकि इसमें हमको अल्फा कैलकुलेट करने के लिए नियर पॉइंट पे पहले रखना है, उसके बाद अब इस चीज के लिए हम लोग जाएंगे कि बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे और अल्फा कैसे। तो अल्फा के लिए माइक्रोस्कोप में पहले मैं चल रहा हूं कि इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर हमने लिखा वो है बीटा बाय अल्फा। और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि अगर ये मेरा रेटिना ह्यूमन आई बना लिया, इसको हमने रखा ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर, तो जो भी इस आदमी का नियर पॉइंट है उस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और यहां से फिर ये जो एंगल सबटेंड किया इसके ऊपर, इसको हम बोलेंगे अल्फा। ये लीनियर साइज हम लेते हैं h0।
अच्छा, इसमें पूरा टॉपिक के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट पैरेक्सियल रेज ओनली। तो पैरेक्सियल रे के केस में हमको एक बात पता है कि दिस अल्फा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और अल्फा अगर स्मॉल होगा तो tan अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा। तो पूरे टॉपिक में बताया कि हमेशा विल बी टॉकिंग अबाउट पैरेक्सियल रेज एंड अल्फा शुड बी स्मॉल। तो उस हिसाब से हम tan अल्फा को क्या लिख लेंगे, अल्फा, और यहां से अल्फा को लिखें तो हो जाएगा h0/d। तो माइक्रोस्कोप के केस में एक कंपलसरी चीज है कि अल्फा का वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड बी h0/d। अब बीटा किसी में भी अगर हम बात करेंगे तो उसको ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा बीटा किसको बोलते हैं। बीटा का मतलब ये हो गया कि जो भी हम सामने इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, एक लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो फाइनल लेंस इमेज बनाएगा, फाइनल लेंस जो इमेज बनाया वो इमेज उस फाइनल लेंस के ऑप्टिक सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलेंगे बीटा। इसका मतलब ये है कि कोई भी इमेज जो बनता है, इसके लिए ह्यूमन आई के लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इतने लेंथ के इमेज को हम अगर डायरेक्टली देखते तो ये हमारा एंगल सबटेंड करता, वही फाइनल लेंस भी जो इमेज बनाए उसके ऑप्टिक सेंटर पे वो सेमी एंगल सबटेंड करेगा। इसलिए बीटा का मतलब होगा फाइनल लेंस जो हमारा फाइनल इमेज बनाएगा उस वो फाइनल इमेज फाइनल लेंस के ऑप्टिक सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। पूरे टॉपिक में बस बीटा और अल्फा समझने का जरूरत होता है और मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन। इसके बाद कोई भी चीज में इसमें दिक्कत नहीं होता, क्योंकि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फिर सिंगल लेंस होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, 1/b - 1/u = 1/f, और दूसरा जो है कि इमेज फॉर्म बाय वन लेंस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर अदर लेंस। अब आते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के पार्ट पर कि डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर का। पहले हमने बोला कि बीटा बाय अल्फा, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब इसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोप का काम क्या था। माइक्रोस्कोप का काम था कि पास में रखे हुए छोटे से ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना। अब साइज को तो हम एक सिंगल लेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं, और कौन सा लेंस यूज करेंगे, कोई रियल ऑब्जेक्ट का साइज लेंस अगर बढ़ाएगा तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, क्योंकि डाइवर्जिंग हमेशा जो है करेगा क्या कि जो उसका डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो डाइवर्जिंग हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए डाइवर्जिंग जो होता है हमारा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, तो हम डाइवर्जिंग तो यूज नहीं करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस में भी सोचना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि अगर हम लोग एक कन्वर्जिंग लेंस ले, मतलब एक सिंपल लेंस ले लिया हम लोगों ने। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे f1, यहां हो गया 2f1 और यहां ये हो गया p। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम इस साइड रखेंगे तो हमारा जो ह्यूमन आई होगा इस साइड से देखेंगे, मतलब एक लेंस को लेकर के इधर ऑब्जेक्ट होगा, इधर हम आई को रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि ये जो इमेज बनाना चाहिए वो हमेशा इस आई के सामने होना चाहिए। सामने होगा तभी ये जाकर के ऑब्जेक्ट की तरह, रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तब इसके रेटिना पे इमेज बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके एक चीज हो गया कि ये इमेज कहां बनाना चाहिए, सामने। और सामने मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को लाई करेंगे P और F1 के बीच में। इसका मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, उस केस में हमको मिलता है इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज वर्चुअल बना, लेकिन ये इमेज अगर हम बात करेंगे तो दिस विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर आई, क्योंकि सामने बनेगा आई के। तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो हमारा एक चीज हो गया कि हम एक सिंपल सिंगल कन्वर्जिंग लेंस अगर लें तो वो हमारा इमेज के साइज को बढ़ाएगा, और ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा हमको, इन बिटवीन एफ एंड पी, ताकि हमारा जो है इमेज जो है आई के सामने बने, मैग्नीफाइड इसमें बनेगा। और दिस सिंगल लेंस, इसीलिए इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक कहलाया सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं कि एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस हम यूज कर लेते हैं इस केस में, जिसका काम है कि भाई इमेज को हमने मैग्नीफाई कर दिया।
अब यहां से आता यह है कि हम अगर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दो चीज, अल्फा कैलकुलेट करने का तो फिक्स है इसका तरीका। अब बीटा का मतलब ये जो इमेज इसके ऑप्टिक सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग बीटा। और इसलिए बोलते हैं कि अगर इसको हटा करके इतने लेंथ के इमेज को अगर ये आई देखता डायरेक्टली, इतने लेंथ के इमेज को, इतना लेंथ वाला कोई चीज रख लिया, इतना लेंथ वाला चीज अगर इसे आई पे एंगल सबटेंड करता है, कौन सा एंगल सबटेंड करता है? बीटा ही करता है। तो इसलिए बोला कि ये चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह इसके बिहेव करेगा तो इसके लिए तो हमारा एंगल जो सबटेंड करेगा वो इसके ऑप्टिक सेंटर वाले के बराबर ही होगा। तो बीटा हमारा जो कैलकुलेट करेंगे वो यहां से। अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए इसके साइज को जानने का हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर point object optic center and image always lie in the same straight line। इसका सीधा मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इस पर एंगल सबटेंड कर रहा है वही इमेज भी एंगल सबटेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो ये बीटा हो गया यहाँ पे। अब बीटा जो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इसको हम लोग लेते हैं h0 क्योंकि हमने यहाँ h0 लिया था। अब हम tan बीटा को लिखेंगे, tan बीटा कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे h0/u। तो ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। अब मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाएंगे तो दिस इज बीटा बाय अल्फा, सो दिस शुड बी h0/u डिवाइडेड बाय h0/d। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया मेरा d/u के बराबर। अब अगर d/u के बराबर मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग दो एडजस्टमेंट का बात करेंगे। मैंने बताया था दो एडजस्टमेंट क्या है कि जो भी हमारा लेंस होगा या तो फाइनल इमेज हमेशा इमेज कहां बनाए, इन बिटवीन d एंड इंफिनिटी। अगर हमारा जाके इंफिनिटी पे बनेगा तो नॉर्मल स्टेट में आई उसको देख सकता है, मतलब रिलैक्स स्टेट। और अगर हम इसको d पे बनाते हैं तो उस केस में जो है ये मोस्ट स्टैंड स्टेट में होगा। लेकिन d पे बनाने का एडवांटेज ये है कि उस समय विजुअल एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पास में जो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह जो बिहेव कर रहा है वो कब होगा, जब d पे होगा। मतलब ये अगर इमेज बना रहा है d पे तो उस समय विजुअल एंगल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उस समय जो स्टेट ऑफ आई होगा वो मोस्ट स्टैंड होगा। तो d और इंफिनिटी के हिसाब से हम दो एडजस्टमेंट का बात करते हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो पहला हम लोग जा रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सीधा बात हो गया कि जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इधर लिख देता हूं, बेटर है। तो m का वैल्यू हम लोगों ने लिया था d/u। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो लेंस है हमारा उसका फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, इंफिनिटी पे। तो v इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा माइनस इंफिनिटी। वो कब होगा, जब u का वैल्यू कहां होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे। इसका मतलब है कि v अगर इंफिनिटी पे बनना है तो u हमारा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ f लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको लेटर से रिप्लेस कर रहा हूं कि v इंफिनिटी, तो u के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, f होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग लिखें तो ये आना चाहिए d/f के बराबर, क्योंकि u लेंथ का अगर बात करें तो लेंथ हमारा फोकल लेंथ f के बराबर हो जाए। तो अगर इंफिनिटी पे होना है तो u जो हमारा मॉड ऑफ u बोल लो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ f के बराबर। मतलब ये हो गया d/f के बराबर होना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी इक्वल्स टू d/f। लेकिन अगर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में जाते हैं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का सबसे पहला चीज ये हो गया कि हमारा इमेज कहां पे बनना चाहिए, इसके d पे बनना चाहिए। मतलब d डिस्टेंस पे होगा यहां से, तो v का वैल्यू अब प्रॉपर कन्वेंशन के साथ लिख रहा हूं, माइनस ऑफ d। u का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, v का वैल्यू कितना लिया हम लोगों ने, -d। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
अब यहाँ पे कन्वेंशन चूंकि अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जो भी फॉर्मूला डिराइव होगा उसमें फिर से कन्वेंशन अप्लाई नहीं करोगे, उसमें सीधा वैल्यूज को पुट करोगे फिर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं कन्वेंशन, तो b के जगह पे -d, तो ये हो गया 1/-d, ये हो गया 1/u, तो हमको निकालना है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/f। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि जो 1/u इक्वल्स टू, अच्छा u के जगह -u लिखोगे ना, सॉरी u के जगह पे हम लोग लिख लेंगे -u, कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो v के जगह पे सामने बनेगा तो -d, u के जगह पे हमने लिखा -u, तो ये आ गया मेरा 1/u इक्वल्स टू 1/d, 1/f प्लस 1/d हो जाएगा। अब अगर 1/u का वैल्यू ये आ गया, तो हम लोगों को यहाँ पे 1/u के जगह पे वैल्यू पुट करना है, d तो फिक्स है, सिर्फ हमारा u चेंज कर सकते थे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हमने u का वैल्यू निकाल दिया, ताकि इमेज कहाँ पे बने, d पे बने। तो अब हम मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे, तो हो गया d/u, तो d इंटू 1/u की जगह हमने लिखा 1/f प्लस 1/d। अब अगर हम इसको इंसर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा d/f, तो m का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस d/f। तो हमने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर मोस्ट स्टैंड में ज्यादा होगा इन केस ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में विजुअल एंगल कम होता है, तो ऑब्वियसली मैग्नीफाइंग पावर हमारा कम होगा। मोस्ट स्टैंड में विजुअल एंगल सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज्यादा होगा जब जो है आई हमारा मोस्ट स्टैंड में हो, मतलब फाइनल इमेज डी पे बने। यहाँ d/f आया, यहाँ पे 1 प्लस d/f आया। तो ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का बात करेंगे और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का बात करेंगे। बात समझ में आया नहीं आया सबको? आ गया। अब आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दिक्कत अब ये आना था, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो हम लोग जाते हैं तो हम देखते ये हैं कि जो अगर हमको मान लो कि जो बहुत छोटा यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, अगर इसमें लो या इसमें लो, किसी भी स्टेज में डी तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, उसके लिए तो हमको पहले ऑपरेशन करवा करके डी चेंज किया जा सकता है। तो डी तो चेंज करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम फोकल लेंथ को कम करते जाएं, मतलब जो लेंस हम यूज करने जा रहे हैं उसका फोकल लेंथ अगर हम कम कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगा कि लेंस का भी फोकल लेंथ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फोकल लेंथ को भी कम करने का लिमिटेशन होता है, इसलिए हम बात करते हैं कि भाई उस लिमिटेशन को आप कितना कम करें, तो उससे बढ़िया एक दूसरा अरेंजमेंट सोचते हैं जिसमें दो लेंस यूज कर लेते हैं। एक लेंस क्या करे कि साइज को पहले बढ़ा दे, दूसरा लेंस उसको फिर से मैग्नीफाई कर दे। अगर दो बार मैग्नीफाई कर देगा तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फॉर इसलिए दो बार मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल लेंस विल गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, और जैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस लिया तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहला था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा हम लोग ले रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको दो लेंस लेने का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग लेते हैं एक लेंस इधर की तरफ और दूसरा लेंस ले लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा एक ट्यूब, क्योंकि माइक्रोस्कोप बनाओगे तो एक ट्यूब होगा, एक ट्यूब का एक लेंस इधर होगा, एक लेंस इधर होगा। एक लेंस जो होगा उसके साइड में ऑब्जेक्ट होगा, तो जिस लेंस के साइड में ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं तो ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट हुआ उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और इधर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आई इधर रखेंगे, तो आई जिस लेंस के क्लोज होगा उसको बोलेंगे आई पीस, ये कहलाता है आई पीस। इसमें होगा ये कि जो एक लेंस तो हमारा फिक्स होता है और इसमें ये जो है ट्यूब को हम आगे पीछे करके जो है इन दोनों के बीच का सेपरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अगर देखोगे तो ये हुआ कि ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हो,
मतलब ये वाला लेंस ये फिक्स कर दिया, इसको आगे किया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल गया, तो उसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। ट्यूब लेंथ का मतलब हो गया इन दोनों जो लेंस है इसके बीच के ऑप्टिक सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड नथिंग बट ट्यूब लेंथ, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। इसका फोकल लेंथ हम लोग f0 लिखते हैं, इसका फोकल लेंथ लिखेंगे fe। अच्छा, फाइनल इमेज जो बनाएगा आई पीस वो एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई, मतलब फाइनल इमेज ये जो बना है ये इसके किस पे लाई कर सकता है, इन बिटवीन इंफिनिटी टू d के बीच में। अगर हम d पे बनाते हैं तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का बात करेंगे, अगर इंफिनिटी पे बनाएंगे तो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर जब हम लोग जाएंगे इसके अंदर, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ऑब्जेक्टिव का काम होता है कि ये जो इमेज ऑब्जेक्ट का बनाए ये बनाए ट्यूब के अंदर। तो पहला ऑब्जेक्ट जो भी रेस पे फॉल करे इसका काम होगा कि इमेज बना दे इस जगह पे, मतलब ट्यूब के दोनों P1 P2 के बीच में। और फिर इस वाले लेंस का काम होगा कि ये जो फाइनल इमेज बनाए, पहला तो मैग्नीफाइड, दूसरा आई के सामने होना चाहिए, मतलब इसी साइड में बनाए। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनाए। तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनाने का मतलब है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा वो लाई करना चाहिए इसके पोल और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट के बीच में। अच्छा, यहाँ पर जो पहला वाला है इसका काम है कि इमेज इन दोनों के बीच में अगर बनाए, इन दोनों के बीच में अगर बनाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो रखना पड़ेगा f01 जो आएगा इसके बियॉन्ड रखना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू बी रिमेंबर्ड कि ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट बियॉन्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, क्योंकि अगर इसके बीच में बनाते तो इमेज यहीं बन जाता है, जबकि इसका काम होता है कि इस ट्यूब के बीच में कहीं पे इमेज बनता है, ट्यूब इसके इस साइड में इमेज का फॉर्मेशन करे। तो इसके लिए हमारा पहला कंडीशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया कि ऑब्जेक्ट जो हमारा होना चाहिए दैट शुड बी बियॉन्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात हम लोगों को होता है कि एक का एपर्चर बड़ा होता है, दूसरे का एपर्चर छोटा होता है। तो हम किसका एपर्चर किस केस में बड़ा और किस केस में छोटा है, तो उसके लिए हम लोग जो है याद करेंगे पहले इस तरह से कि कोई सिचुएशन हो जिससे हमको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग अगर टेलीस्कोप यूज करते हैं, बाइनोकुलर यूज किया होगा, अरे साड़िया लोग बाइनोकुलर जिंदगी में यूज नहीं किया, नहीं किया तो मूर्ख आदमी, आज तक वो बाइनोकुलर नहीं यूज किया। खैर ठीक है, किया है। बाइनोकुलर में मेरे को बताना, आई के पास जो लेंस होता है और जो मेरा आगे वाला लेंस होता है, तो आई वाले लेंस का एपर्चर छोटा होता है या फिर बड़ा होता है ऑब्जेक्ट वाले साइड के कंपैरिजन में? आई के पास जो लेंस रखते हैं वो छोटा होता है। इसका मतलब है कि टेलीस्कोप जो बाइनोकुलर है वो टेलीस्कोप की तरह काम करता है कि दूर की चीज को वो पास करता है जिससे बड़ा दिखता है। तो एक चीज हो गया, टेलीस्कोप के केस में जो आई के पास वाला होगा उसका एपर्चर छोटा होता है, मतलब आई पीस जो होगा उसका एपर्चर क्या हुआ, छोटा, और जो ऑब्जेक्टिव है उसका एपर्चर होता है बड़ा। तो ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा, उसका उल्टा होता है माइक्रोस्कोप में। तो बाइनोकुलर याद करोगे कि आई पीस छोटा के पास एपर्चर छोटा है, तो इसका मतलब वहां पे आई पीस का एपर्चर छोटा, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होना चाहिए। तो हमारा इसका उल्टा होगा माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा और आई पीस का एपर्चर बड़ा। अब टेलीस्कोप में क्यों रखते हैं एपर्चर बड़ा ऑब्जेक्टिव का? उसका रीजन है कि हम टेलीस्कोप यूज करते हैं किस चीज के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे रे हर डायरेक्शन में निकले, मान लो सन हम देखने की कोशिश कर रहे हैं टेलीस्कोप से। अब ये हुआ कि इससे एनर्जी हर डायरेक्शन में निकला। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ऑब्जेक्टिव का एपर्चर छोटा, तो जो एनर्जी इसके पास पहुंचेगा, एक तो बहुत कम एनर्जी यहाँ पहुंचेगा। अब एनर्जी जो कम पहुंचा यहाँ पे, उसमें भी अगर हम एपर्चर छोटा कर देंगे तो इधर से जो एनर्जी था वो तो जाएगा नहीं। अगर हम छोटा एपर्चर रखेंगे तो कम ही एनर्जी एंटर कर पाएगा। कम ही एनर्जी अगर एंटर किया तो जो मेरा इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर कन्वर्जेंस हमारा इमेज जो बनेगा या आफ्टर डाइवर्जेंस जो भी इमेज बनेगा उसका इमेज का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो हम लोग बात ये करते हैं कि अगर हम एपर्चर बड़ा रखें तो कम से कम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे एंटर कर पाए, जितना ज्यादा एंटर कर पाएगा उससे इमेज का इंटेंसिटी जो ज्यादा है। माइक्रोस्कोप में इस चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में एकदम पास में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट को। जब पास में रखेंगे तो जो भी रे यहां से निकलेगा तो मैक्सिमम एनर्जी ऐसे भी इससे क्या होगा, इंटरसेप्ट होने का सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए उस केस में हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो लेते हैं उसका एपर्चर रख देते हैं छोटा। क्या सड़गेला सवाल पूछा फिर रद्दी। हाँ क्या नहीं देख पाओगे महात्मा, दोनों के अलग थोड़े होता, खाली उल्टा कर दो, क्या काम खत्म, और उसका एडजस्ट कर दो खाली उसको, बात तो सेम ही है। चल यह है कि फोकल लेंथ हम लोग चूज करते हैं ताकि अकॉर्डिंगली हम चीजों को कर पाए। तो यहां से एक बात हो गया कि जो एपर्चर ऑफ, अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें यहाँ छोटा है, एपर्चर ऑफ आई पीस जो है बड़ा होगा। अब हमारा सीधा सा बात है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ऑब्जेक्ट बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑप्टिक सेंटर, और इमेज लाई करेगा इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये ले लेते हैं u नॉट। जो भी इमेज बनाए तो इसकी तरफ अगर हम लेते हैं ये बियॉन्ड इधर, इसका फोकल लेंथ मान लो यहां ले लेते हैं, ये हो गया f नॉट के लिए फोकल पॉइंट, तो f नॉट 2 लिख लेंगे इस जगह पे, इधर f नॉट ही लिख देता हूं, ठीक है। और एक चीज है कि ये जो इमेज बनाएगा, ये इमेज मान लो यहां पे बनाया कहीं पे, अगर ये इमेज यहां बनाएगा तो एक बात है कि ये जो इमेज होना चाहिए, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो ये लाई करना चाहिए इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट और P2 के बीच में, ताकि ये सेम साइड में इमेज बनाएगा। अब ये बना मेरा A डैश, ये हो गया B डैश, इसका काम है सेम साइड पे, तो ऑप्टिक सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज लाई करना चाहिए सेम स्ट्रेट लाइन में। तो ये इमेज कहीं पे भी इधर बना लेंगे तो ये बन गया हमारा इमेज। तो ये जो इमेज बनाएगा यहाँ पे, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, ये फाइनल इमेज मान लो इधर बना दिया, तो ये हमारा फाइनल इमेज हो गया। अब अल्फा का मतलब तो पहले ये फिक्स है कि वो होता है h नॉट बाई डी, लेकिन बीटा का मतलब बताया था, ये जो मेरा फाइनल इमेज बना a डैश डबल डैश b डैश, वो जो हमारे इसके ऑप्टिक सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलेंगे बीटा, तो ये एंगल कहलाएगा हमारा बीटा। अच्छा, अब यहां से इसका जो इमेज का डिस्टेंस है यहां है, मतलब इस जगह से इस जगह तक को हम क्या बोलेंगे, v नॉट बोलेंगे। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है तो ये डिस्टेंस कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। इसको h नॉट लिख लिया, इसको हम लोग लिख लेते हैं hi। अब सबसे पहला बात है कि बीटा लिखने जाएंगे तो tan बीटा पर एक्सेल के लिए जो अप्रोक्सीमेटली बीटा लिखेंगे तो बीटा इक्वल्स टू hi बाय ue हो गया, तो बीटा इक्वल्स टू हो गया hi बाय ue। अब अकॉर्डिंग टू मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग जाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू नथिंग बट बीटा बाय अल्फा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू hi बाय ue डिवाइडेड बाय h नॉट बाय d। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया हमारा नथिंग बट hi बाय h नॉट इनटू d बाय ue। अब hi बाय h नॉट क्या है, जो ऑब्जेक्टिव मेरा इमेज बनाया था उसका साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड साइज बाय ऑब्जेक्ट, इसको m नॉट के बराबर लिख सकते हैं, तो m इक्वल्स टू हो गया m नॉट इनटू d बाय ue। मैग्नीफाइंग पावर अगर हम निकालते हैं तो इसका m, तो ये m नॉट हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, तो m नॉट को हम क्या लिखेंगे, v बाय u। यहां पे जाएंगे कन्वेंशन लगा लो, तो ये हो जाएगा प्लस v नॉट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ u नॉट, तो गया प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ u नॉट। तो हमारा m का वैल्यू हो गया v माइनस ऑफ v नॉट बाय u नॉट इनटू d बाय ue, ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब हमारा दो एडजस्टमेंट का यहां से बात होगा, एक नियर पॉइंट एडजस्टमेंट और दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात करते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर लेते हैं हम लोग, यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया नॉर्मल
एडजस्टमेंट को इधर लिखते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि फाइनल इमेज जो बनना चाहिए वो कहां बनना चाहिए, इंफिनिटी पे। फाइनल इमेज बना कौन रहा है, आई पीस, मतलब वी का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, इंफिनिटी पे। यू का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो यहां से 1/v, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब पहले क्या हुआ, मतलब हुआ कि v शुड बी इंफिनिटी। v शुड बी इंफिनिटी का मतलब u की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ue, तो u इक्वल्स टू हमारा हो गया ue। और इसमें अगर हम लोग सॉरी ue नहीं fe ना, फर्स्ट में फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज हमारा इंफिनिटी पे बनेगा, मतलब ue का वैल्यू किस पे होना चाहिए, fe पे, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे। तो u के जगह पे हम लोग लिख लेंगे fe, उससे मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे तो m इक्वल्स टू माइनस ऑफ v नॉट बाय u नॉट इनटू d बाय fe लिख लिया हमने। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अगर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में बात करते हैं तो यहां पे लिख देता हूं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में ये हो गया पॉइंट एडजस्टमेंट, तो इसमें हो गया कि v के जगह पे होगा माइनस डी, कन्वेंशन लगा देता हूं ताकि सीधा वैल्यू पुट कर लेना, v इक्वल्स टू माइनस डी, u के जगह पे हो जाएगा माइनस ue, f की जगह पे हो जाएगा प्लस ऑफ fe। अब अगर हम 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लिखें तो आ गया मेरा 1/माइनस डी माइनस ऑफ 1/-ue इक्वल्स टू 1/fe। तो इससे 1/ue का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/fe के बराबर आ गया। अगर ये आ गया तो अब हम यहाँ, क्योंकि दोनों पार्ट में सिर्फ अंतर कहाँ आना है, ue में, तो अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात करें तो ue fe पे होना चाहिए। नियर पॉइंट के लिए तो हमको चूंकि d पे फाइनल इमेज बनना थी, उसके लिए हमको ue निकालना था, तो वो ue का वैल्यू निकाल लिया 1/d प्लस 1/fe, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v नॉट बाय u नॉट, ये हो जाएगा d, यहाँ पे रख दिया हमने 1/d प्लस 1/fe, इसमें इंसर्ट कर दो तो ये हो गया m इक्वल्स टू माइनस ऑफ v नॉट बाय u नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस d बाय fe। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। अच्छा, अब एक चीज हो गया कि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ v नॉट की जगह पे l लिखा होता है, क्योंकि अगर हम l का बात करें इस डायग्राम के हिसाब से, l मतलब ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ जो होता है ये हो गया v नॉट हो गया ue, मतलब मॉड ऑफ v नॉट प्लस मॉड ऑफ ue अगर हम निकालें तो ये दोनों लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्यूब लेंथ। अगर हम नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का बात करेंगे तो उस केस में ue का वैल्यू हो जाएगा dfe/d प्लस fe, यहां पुट कर सकते हो। अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात करेंगे तो उस केस में ue की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, fe लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ v नॉट प्लस मॉड ऑफ ue हो जाएगा ट्यूब लेंथ। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि l क्यों लिखा होता है एनसीईआरटी, उसका रीजन है, मैंने बताया था कि जो हम मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा सकते हैं अगर हम फोकल लें, जैसे मान लो कि ये स्टेट हम लेते हैं या फिर हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट लो चाहे ये वाला लो, दोनों में अगर fe को हम छोटा रखते हैं, fe छोटा रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जनरली फोकल लेंथ को अगर हम छोटा रखें तो उस केस में हमारा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा इसका, तो इसलिए हम लोग आई पीस का फोकल लेंथ कम करते हैं। अगर आई पीस का फोकल लेंथ कम कर रहे हैं तो ये नियर टू p आएगा, और अब जो इमेज ये बनाएगा वो हमेशा लाई करना चाहिए fe और p के बीच में। इसका मतलब है कि ये ue भी बहुत स्मॉल होगा, तो जब हम l इक्वल्स टू v नॉट प्लस ue रखेंगे, when fe is very small then ue will also be very small। तो अगर हम और कम करते जाए fe को, एकदम छोटा फोकल लेंथ लेंगे तो ऑब्वियसली मेरा जो ue होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली v नॉट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो गया। तो फॉर स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हम v नॉट की जगह पे l लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन ये है वो आफ्टर जो है हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि अगर हम लोग फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बहुत छोटा लेंगे उस केस में ue भी छोटा होगा एंड l कैन बी रिटन एज v नॉट। यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर होता है नहीं होता है? ठीक है,
अब आखिरी टॉपिक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब हम जाएंगे तो ये चीज हम लोग लेकर के चलेंगे कि जो इसमें भी दो ही लेंस होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक आई पीस होगा, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर इतना करेंगे। अब लास्ट पार्ट में मैं जा रहा हूं, वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यूज करेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमारा सन मून ये सब है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वैसे एससी बनवा पढ़ोगे तो बाकी गैलीलियन टेलीस्कोप और ये सब लिखा हुआ है, लेकिन वो सब सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसके अलावा बकवास में अगर पढ़ करके टाइम वेस्ट करते हो तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर हम लोग जाते हैं यहां से, तो एक चीज वही दो लेंस है, लेकिन इस बार बोला था एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ा रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इंटरसेप्ट कर पाए। और उस केस में आई पीस का हम एपर्चर रखते हैं थोड़ा छोटा, तो इस केस में आई पीस का एपर्चर हमने रख दिया छोटा। ये हो गया ट्यूब लेंथ का। बात करेंगे जो दोनों के ऑप्टिक सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा P1 और ये हो गया हमारा P2। अब यहां से एक चीज लेकर के चलेंगे, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा L, तो ये हो गया हमारा L वाला पार्ट। अब पहला चीज ये हो गया F0, ये हो गया Fe। यहां पे चूंकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग जो भी रे लेते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लेते हैं, मतलब इनकमिंग रे क्या होगा, पैरेलल। और मैंने बताया था कि जब भी इनकमिंग पैरेलल रे आएगा तो उस केस में इमेज कहां फॉर्म करता है, जल्दी बोल। अगर कभी भी इनकमिंग रे पैरेलल होगा तो इमेज कहां फॉर्म करता है, फोकल प्लेन में, करेक्ट। तो इमेज फॉर्म करता है हमेशा फोकल प्लेन में। इसका मतलब यह है कि जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रे आएगा, एक तो रे पैरेलल होगा, और पैरेलल इनकमिंग रे जब भी होगा तो वो एक पॉइंट जो फोकल प्लेन में लाई करता है उस पर या तो कन्वर्ज होता है या अपीयर टू डाइवर्ज। इस केस में कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होगा, तो हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा है जगह F0 का, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा F0 के बराबर। रुको पहले इसको कन्वर्ट करा देता हूं फिर बनाता हूं बेटर रहेगा। तो एक चीज हो गया, ये तो हमारा P से पास कर रहा है, मतलब ये सीधा हो गया लाइन, क्योंकि जो ऑप्टिक सेंटर से पास करने वाला। दूसरा है ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेंड किया, मान लो यहां पे इमेज बना, तो दिस इमेज विल बी ये, तो ये फोकल प्लेन में लाई करना चाहिए, मतलब यहां से यहां तक जो होगा ये F0 होगा। और इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं F0। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे कि इसके लिए ये एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा P और इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल के पॉइंट के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसको ले लेते हैं हम लोग Fe, और ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारा UE। तो यहां से हम लोग दिखा देंगे कि ये डिस्टेंस क्या कहलाए, UE। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर इमेज विल लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसी साइड में बनाएगा क्योंकि पोल और फोकल पॉइंट के बीच में है। तो मान लो यहां कहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, मैं इसे शो कर देता हूं यहां से, और ये हो गया इस जगह पे, ठीक है। अब बात हुआ मैग्नीफाइंग पावर का। इसके मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन में एक चेंज है, इसको भी बीटा व अल्फा बोलेंगे, एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अल्फा हम माइक्रोस्कोप में बोलते थे तो हम बोलते थे कि हम अल्फा कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको नियर पॉइंट पर करेंगे। नियर पॉइंट जो एंगल सबटेंड करता है ऑप्टिक सेंटर ऑफ द आई पे, उसको अल्फा बोलते थे। लेकिन अब ये है कि सन को लगा के हम अपने नियर पॉइंट पे तो रख देंगे, ना ही हम वहां उड़ के जाएंगे और पहले नियर पॉइंट पर सन को रखेंगे, उसके बाद जाके कैलकुलेट करेंगे, तो वो प्रैक्टिकली ऐसे भी पॉसिबल नहीं। इसलिए अल्फा कैलकुलेट करते समय वो कंडीशन हम हटा देंगे कि हमको नियर पॉइंट पे रखना है, मतलब सीधा कि अगर हम सन को डायरेक्टली देखेंगे तो जो हमारे ऑप्टिक सेंटर पे वो एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी कॉल्ड अल्फा। और बीटा का मतलब जो फाइनल इमेज है, वो जो फाइनल लेंस के ऑप्टिक सेंटर पे तो बोलेंगे बीटा। तो अब यहां से हो गया पहले कि अगर कोई भी पैरेलल रे आ रहा है, हम अगर यहां से देखते तो ये जो ऑप्टिक सेंटर पे रे फॉल कर रहा है वो तो यही वाला होता है, और अगर ये होता तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अल्फा।
तो डायरेक्ट अनकमिंग रे को अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्टिक सेंटर पर फॉल करने वाला है वो जो एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी कॉल्ड अल्फा। क्लियर है? अरे अल्फा समझ में आ रहा है? आ गया। तो वो हो गया हमारा अल्फा। अब बीटा हो जाएगा ये वाला जो फाइनल इमेज हमारा बना है। तो अब हम अल्फा के लिए तो ठीक है, ये एंगल अगर अल्फा है तो इसका अपोजिट एंगल भी अल्फा होगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है f0, ये है ue। अगर इसको हम h लिख लें यहां से यहां तक, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल्स टू h बाय f0, और बीटा को लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय ue। इसको यहां पे रख दें तो m इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा h बाय ue डिवाइडेड बाय h बाय f0, और फाइनली मैग्नीफाइंग पावर वी गेट इज f0 बाय ue। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर का जनरल। अब डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज के ऑब्जेक्ट जो ue का वैल्यू होगा उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट और दूसरा है नियर पॉइंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो है अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इंफिनिटी, मतलब v इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए? इंफिनिटी। किसके लिए? आई पीस के लिए। तो आई पीस के लिए v इंफिनिटी होना चाहिए और u का वैल्यू f के बराबर हो। तो हम अगर m लिखने जाएंगे तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? f0 बाय ये हो जाएगा fe। अच्छा, ट्यूब लेंथ का मतलब क्या है? ट्यूब लेंथ का मतलब हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब f0 प्लस ue। तो ये हो जाएगा f0 प्लस ue, ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ ue लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया। तो इसका मतलब L का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा? f0 प्लस fe के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में हमको ue का वैल्यू निकालना है सो दैट इमेज शुड फॉर्म ए d। तो यही वाला चीज यूज होगा, और 1 बाय ue की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय d प्लस 1 बाय fe। तो इस केस में अगर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर लिखने जाएंगे तो m इक्वल्स टू लिखेंगे f0, और ue की जगह पे 1 बाय ue की जगह पे रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को, तो 1 बाय d प्लस 1 बाय fe। चूंकि हमारा यहाँ पे f0 बाय fe आ रहा है तो इससे रिलेट करने के लिए हम देखेंगे तो fe को बाहर ले लेता हूं, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा f0 बाय fe, और यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे fe लिया, ये हो जाएगा fe बाय d प्लस 1, मतलब फाइनली m कैन बी रिटन एज f0 बाय fe 1 प्लस fe बाय d। तो ये हो गया तरीका मैग्नीफाइंग पावर निकालने का, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर एडजस्टमेंट। टॉपिक तो आपका खत्म हो गया, लेकिन अब एक बात, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी क्वेश्चन में टेलीस्कोप लिखा है या माइक्रोस्कोप लिखा है, इसका मतलब किसी हालत में नहीं है कि हम जो कॉन्सेप्ट ये सब पढ़े हैं उसको अप्लाई करने के लिए दौड़ पड़े, बिल्कुल भी नहीं। एक सीधा सा बात है, अगर क्वेश्चन में जाकर के बिल्कुल नहीं अपलोड करूंगा, जल्दी भाग यहाँ से, क्लास पे ध्यान दे, नेटवर्क सही नहीं है तो जाकर के कल मिलेगा, जल्दी अपलोड कर दें। अच्छा, जिसका नेटवर्क सही नहीं है उसके लिए ठीक है, उसके लिए कर दूंगा मैं, खाली उतने को करवाऊंगा। मान लो क्लास में ध्यान से सुनेगा अभी, ठीक है। एक चीज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखा, माइक्रोस्कोप, इसका मतलब नहीं कि पगलाने लगेंगे इस पे। हमको पूरे चीज में बेसिकली एक डेफिनेशन याद होना चाहिए, एक मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब बीटा बाय अल्फा होता है। अल्फा का मतलब है कि एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और बीटा का मतलब होता है एंगुलर साइज ऑफ इमेज, जो फाइनल लेंस बनाएगा हमारा फाइनल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। एक बस इतना डेफिनेशन पता होना चाहिए। अल्फा कैलकुलेट अगर माइक्रोस्कोप वर्ड रखा है, लिखा है, तब हम अल्फा कैलकुलेट करने के लिए उसको नियर पॉइंट पे रखेंगे और फिर हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। बीटा का तो मतलब है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है पोजीशन ऑफ आई, तो जो मेरा हमारा फाइनल इमेज होगा वो जो फाइनल लेंस है उसके ऑप्टिक सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको हम लेंगे बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन हमको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद आके क्वेश्चन सीधा है कि दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, मतलब ये जो भी इमेज बनाएगा पहला लेंस दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, और सीधा सा बात करेंगे इसके लिए 1/v - 1/u = 1/f, फिर ये इमेज जो बनाएगा विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, इसके लिए फिर 1/v - 1/u = 1/f यूज करोगे
और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो ये सब पढ़ते आ रहे हैं यही चीज को हमको एग्जैक्टली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में फॉलो करना है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट, बच्चा इसको अलग टॉपिक बनाता है जबकि ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। और क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम बेसिक वही तरीका है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस और फिर उसका आई पीस उसका फाइनल इमेज बनाएगा। सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा जानना होता है, वो बीटा बाय अल्फा। बीटा का मतलब क्या है और अल्फा का मतलब क्या है, इसके अलावा चीजें नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि जो है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में माइक्रोस्कोप का वैल्यू के मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू इतना है। अब वर्ड अगर बोला मैग्नीफाइंग पावर इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तब हम नियर पॉइंट वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और उसका यूज कितना सा होगा, सिर्फ इतने सा होगा कि मैग्नीफाइंग का जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में, जैसे हमारा फॉर्मूला हो गया हमारा V नॉट, ये V नॉट बाय U नॉट लिया था 1 प्लस D बाय Fe आया था। तो इसमें जो है D गिवन पता ही होता है हमको, Fe गिवन होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर दिया तो V नॉट और U नॉट का रिलेशन आ गया। अगर मान लो फोकल लेंथ F नॉट दे रखा है तो 1 बाय V नॉट प्लस 1 बाय U नॉट इक्वल्स टू 1 बाय F का यूज करके हम जो है U नॉट निकाल लेंगे। U नॉट निकल गया तो V नॉट निकाल लेंगे। मतलब सीधा सा है कि मैग्नीफाइंग पावर में बाकी सबका पता होगा, एक कोई चीज होगा मैग्नीफाइंग पावर गिवन है, इन सबका वैल्यू पता है, एक का अननोन होगा या दो का अननोन होगा तो एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर एक का अननोन है तो वो वैल्यू सीधा मिल गया। तो मैग्नीफाइंग पावर का यूज सिर्फ इतने सा होना है कि हम एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वहां से उठा करके ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात ये हो गया कि अगर क्वेश्चन आता है टेलीस्कोप से और उसमें लिखा कि मैग्नीफाइंग पावर इज 50, अगर ये बात नहीं लिखा हुआ कि किस एडजस्टमेंट का बात करते हैं तो टेलीस्कोप के केस में वी टॉक अबाउट नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये बात दिमाग में डाल के चल लो कि अगर इंस्ट्रूमेंट जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है अगर उसने एडजस्टमेंट का नाम नहीं लिया हुआ है, सीधा सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर का बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी टॉक अबाउट नॉर्मल एडजस्टमेंट। और उस केस में मैग्नीफाइंग पावर होता है F नॉट बाय Fe और जो ट्यूब लेंथ होगा वो हो जाएगा F नॉट प्लस Fe। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो आपको इसी पे आता है अगर टेलीस्कोप वाले में आता है कि मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ रहेगा, ट्यूब लेंथ गिवन होगा तो F नॉट बाय Fe लिख लेंगे और F नॉट प्लस Fe लिख लेंगे। दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, F नॉट निकल गया Fe निकल गया। पावर पूछ लिया तो Nm बाय F नॉट लिख लेंगे, इसका पावर पूछा तो Nm बाय Fe लिख लेंगे। तो बाकी जो लेंस पूरा पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। अगर मैग्नीफाइंग पावर कभी भी इंडिकेटेड है विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, देन सीधा सा बात होगा कि हम जिसका भी माइक्रोस्कोप का बात कर रहे हैं तो उसमें तो इंडिकेटेड होना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात किया जा रहा है या फिर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का, तो वो इंडिकेटेड होगा। एस्ट्रोनॉमिकल में अगर इंडिकेटेड नहीं है तब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का बात कर सकते हैं। ये सब बात समझ में आया? अब आखिरी चीज जो 1 मिनट में बात करेंगे वो ये हो गया कि अगर हम लोग जाते हैं यहां से क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को कि एक टेलीस्कोप हमने लिया, उस टेलीस्कोप के से रख दिया 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट, इसका हाइट दे रखा है मान लो 2 मिलीमीटर, F नॉट मान लो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, Fe मान लो मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ट्यूब लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ट्यूब लेंथ मान लो दे दिया L इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर। पूछा क्या, फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या होने दो, क्या कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हूं माता चाटना। हाँ, क्वेश्चन बीच में डिस्टर्ब देता है बदतमीज, बट F नॉट का वैल्यू जब बोल रहा हूं तो सुनाई पड़ ही रहा है ना, दिक्कत हो तो बोलेगा कि भाई सर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी।
तुरंत माथा चाटने में तैयार है, पूरा सीक्वेंस बर्बाद कर दिया। Fe का वैल्यू हमने लिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, F नॉट है 20 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट दे रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और इसका साइज दिया हमने 2 मिलीमीटर। ट्यूब लेंथ क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसको क्वेश्चन से क्या लेना देना, नहीं देखिए बात कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ इसके हिसाब से बात करा कि हमको निकालना क्या है, तो हमको लीनियर ये एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। टारगेट विल बी टू फाइंड बीटा बाय अल्फा। अगर टेलीस्कोप दे दिया तब तो हम क्या यूज करेंगे कि जो डायरेक्ट एंगल सबटेंड करेगा उसको अल्फा ले लेंगे। लेकिन अगर यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन में दे दिया तब हमको जरूरी है कि अल्फा लिखने के लिए सबसे पहले आई पीस के हम एट अ डिस्टेंस ऑफ डी पे रखेंगे इस 2 मिलीमीटर को और यहाँ 25 सेंटीमीटर लोगे और तब जो एंगल सबटेंड करेगा उसको अल्फा बोलेंगे। मतलब 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर और इससे हमारा अल्फा निकलेगा इन रेडियन। तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा रेडियन में। अच्छा, अब इसके आने के बाद हम आते हैं बीटा वाले। अगर हमारा मान लो कि नहीं है वो, तो उस केस में हम जो है अगर टेलीस्कोप दे रखा होता है तो हम डायरेक्टली अल्फा निकालते हैं। अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देखता तब हम लिखते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तब वो अल्फा उसमें होता है। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ देख लेना कि माइक्रोस्कोप लिखा है टेलीस्कोप, तो अल्फा वाला पार्ट तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग कि बीटा कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हमको ये दे रखा है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1/f। अब 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लिखा है तो u के जगह पे -30 लिख लेंगे, f के जगह पे 20 सेंटीमीटर रख लिया। तो इससे हमारा लिखने जाएंगे तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/f। f की जगह पे हम लिखेंगे +20, ये प्लस ऑफ 1/u की जगह पे -30, इसको रखोगे तो आ जाएगा -3 -2 मतलब v का वैल्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि v नॉट जो आएगा वो आ गया 60 सेंटीमीटर यहां से, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमको ये हाइट अगर निकालना है जो ये इमेज बनाएगा उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन कि m नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे v नॉट बाय u नॉट। v नॉट की जगह पे +60, u नॉट की जगह पे हो जाएगा मेरा -30, तो ये वैल्यू हो गया -2। अब इसको हाइट अगर hi निकालने जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं -hi डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 मिलीमीटर प्लस में इक्वल्स टू -2 मतलब hi का वैल्यू कितना आ गया तो वो हो गया 4 मिलीमीटर। तो हमको hi निकल गया। अब हमको पता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर इमेज हमेशा सेम लाइन में बनाएगा, तो ये फाइनल इमेज बनाएगा और ये फाइनल इमेज जो एंगल सबटेंड करेगा उसके ऊपर वो बीटा कहलाएगा। hi हमको ऑलरेडी पता है कितना 4 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस चूंकि 80 दे रखा था, 80 में 60 माइनस करेंगे कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। तो बीटा निकालने के लिए इसके साइज का कोई जरूरत नहीं हमको, क्योंकि हम इस ट्राइंगल से भी बीटा निकाल सकते हैं। ये 4 मिलीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर मतलब बीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो 4 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। अब हम बीटा बाय अल्फा रखेंगे तो हमको मैग्नीफाइंग पावर मिल गया। बात समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझना है वो सिर्फ है मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन। हमको अल्फा का मतलब और बीटा का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने जितना चीज पढ़ाया है सिर्फ उसी को, हाँ, लेकिन जितने भी एडजस्टमेंट मैंने बताए उसके मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो सीधा याद कर लेना मेंस एग्जाम जाने के पहले, या फिर जो मैंने तरीका बताया इमीडिएटली डिराइव करने का वो कर लो। और एक बात, अगर आप इमीडिएटली जाकर के अभी क्वेश्चंस नहीं करोगे तब आपसे जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो कितने लोगों ने आ रहा है? सबको आ रहा है तो ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एस्पेक्ट और है, मैं 2 मिनट और लूंगा आपको छोड़ने के पहले। वो ये कि बाकी बैचेस में मैंने एक चीज बताया था जो आपके सिर्फ मेंस के सिलेबस में और वो किस चीज के लिए हो तो उसका डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा आपको। डेरिवेशन आपके नोट्स में मैंने प्रॉपर्ली दे रखा है, वो नोट्स आप एक बार पढ़ लेना।
वो ये है, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो आपके क्लास में अभी तक मिसिंग है तो मैं उसको बता देता हूं, लेकिन वो हमारे इसमें एडिशनल टॉपिक फॉर मेंस में वो ये है कि अगर हम दो ले लेते हैं लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, तो इसका अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, ये f1 है ये f2 है, और दो लेंस का हमको निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब इस कॉम्बिनेशन के जगह पे अगर हम सिंगल लेंस यूज करें तो उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, तो सीधा याद रखोगे कि उस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ जो रिलेशनशिप होल्ड करेगा 1/f इक्वल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। इस फॉर्मूले को बस याद करके आप लोग जाओगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगा दैट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, जहां d डिस्टेंस हो गया बिटवीन दीस टू। अब एक बात है, लेकिन गलती से भी अगर ये फॉर्मूला यूज भी कर लिया तो इस फॉर्मूले को कभी भी हम जिंदगी में यूज नहीं करेंगे टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि दो लेंस है और ये फॉर्मूला यूज करके उसको सिंगल लेंस रख दें और सिंगल लेंस रख करके जो है फॉर गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम अगर फॉर्मूला डाल करके लिखना शुरू करेंगे तो उसमें जब मार्क्स आएगा आपको कितना आएगा, तो -1 आएगा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो सीधा है कि जो भी ऑब्जेक्ट पोजीशन है पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, फिर इसके लिए 1/v - 1/u = 1/f करके फाइनल इमेज का पोजीशन निकालोगे। दिस फार्मूला शुड नेवर एवर बी यूज्ड, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। इस फार्मूले का एप्लीकेशन सिर्फ तब है जब लाइट रे पहले वाले लेंस पे फॉल करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी है, तभी हमारा ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो ये सिर्फ स्पेशल केस है, बाकी किसी भी केसेस में ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, सो विल नॉट गो फॉर दिस। हाँ हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत सारा चीज का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको नहीं यूज करेंगे। दिस इज स्पेशल केस कि जब हमारा लाइट रे पैरेलल फॉल करेगा तब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। हाँ लेकिन बात होता है तो हम पढ़ते किस लिए, किस खुशी में, तो एक चीज के लिए हम पढ़ते हैं वो ये है कि मान लो कि हमको दो लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, हम यहाँ एलसीएम लेते हैं 1/f। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है इसके अंदर, अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा f1 f2, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस ऑफ d। ये इक्वेशन के बाद होता ये है कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ आता है पॉजिटिव तो हम बोलेंगे वो लेंस किस तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग। अगर निगेटिव आता है तो वो लेंस क्या करेगा, डाइवर्जिंग। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में जो भी f1 f2 है, मान लो कन्वर्जिंग दे दिया, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग के लिए f1 प्लस लिखेंगे, इसके लिए माइनस लिखेंगे, ये सब वैल्यू को पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद चेक करेंगे कि f का वैल्यू जो है एप्रोप्रिएट कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर लेंगे, b तो डिस्टेंस है उसको तो डायरेक्टली लिखोगे, f1 f2 को कन्वेंशन के साथ पुट करना, f का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो बोला कि ये जो सिस्टम है दिस विल एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस, और अगर ये निगेटिव आता है तो ये सिस्टम बिहेव करेगा एज डाइवर्जिंग लेंस। तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस चेक कर पूछेगा। मान लो कि हम दोनों कन्वर्जिंग लेते हैं तो दोनों f1 f2 दोनों पॉजिटिव होता है तो नीचे वाला टर्म तो पॉजिटिव होता ही। अब चेक करते हैं कि अगर f1 प्लस f2 ग्रेटर देन d है तब तो f पॉजिटिव आता है, बोलते कि ये बिहेव करेगा एज कन्वर्जिंग, तो ये ऑप्टिकल सिस्टम बिहेव करेगा एज कन्वर्जिंग। और अगर f1 प्लस f2 जो है वो लेस देन d हो जाता तब हम बोलते कि ये निगेटिव आ जाता और हमारा ये सिस्टम किस तरह बिहेव करता, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता। वैसे मैंने बाकी में डेरिवेशन भी करा दिया था, अगर आप 10 मिनट और दोगे तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन आप खुद देखोगे। जल्दी बोल क्या करना है। खुद कर लोगे, ठीक है। मैं एक चीज सिर्फ आपको बता देता हूं, इसमें नोट में देख लेना, सिर्फ एक छोटा सा बात बताता हूं। जो हमारा फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है किसी का भी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो कभी भी क्वेश्चन में है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता
कि हम रे को पैरेलल लाएं और जिस पोजीशन पे फाइनल इमेज बन जाए उसको फोकल पॉइंट कहेंगे। ये बिल्कुल नहीं है। जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी रे अगर हम कहीं पे फॉल कराते हैं तो जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे में जितना डेविएशन हो, कॉम्बिनेशन जितना डेविएशन इमर्जेंट रे में करता है, अगर हम सिंगल लेंस रख दें तो वो भी डेविएशन उतना ही प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग बोलते हैं उस और वो डेविएशन सेम प्रोड्यूस करने के लिए उस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए। मतलब इस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, एक रे जो इंसिडेंट हुआ इसका इमर्ज जो करेगा रे उसमें डेविएशन और एक सिंगल लेंस रखें तो उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए ताकि वो सेम डेविएशन प्रोड्यूस करे। ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फोकल लेंथ वाले का। तो अब यहां से इसमें भी कॉन्सेप्ट यही होगा कि डेविएशन। दूसरा बात, हमको कहां पे लेंस रखना है, क्योंकि सब कांटेक्ट वाला लेते थे तब तो बोलते थे ठीक है भाई हम मानते हैं नेग्लिजिबली थिकनेस है तो उसी जगह पे रख दिया, लेकिन इसके केस में ये भी बताना पड़ेगा कि उस सिंगल लेंस को कहां रखेंगे। तो पहले समझना, ये ले लिया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसका ले लेते हैं कि ये हाइट h1 से जाकर के इसको हिट करता है। तो मैंने बताया था कि ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इसमें जाता और इधर की तरफ यहाँ इमेज बनता। क्या ठीक है, यहां पर ये कहलाया डेविएशन डेल्टा 1। और मैंने बताया था कि एक लेंस जो है डेविएशन प्रोड्यूस करता है उसको लिखते हैं h/f। वो दो बात पे डिपेंड करता है, h पे मतलब जितने डिस्टेंस पर हमारा स्ट्राइक कर रहा है रे उसके पोजीशन पे, और दूसरा फोकल लेंथ पे। मतलब डेल्टा 1 लिखने जाएंगे कितना लिखेंगे, h1/f1 लिखेंगे। अब जब यहां आया तो ये फिर हमारा डायरेक्शन इधर है, ये कन्वर्जिंग लेकर के चल रहे हैं, ये बेंड करेगा, मतलब इस बार जो है इधर की तरफ गया है। ये कहलाएगा इमर्जेंट रे, ये कहलाया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब यहां देखेंगे तो ये दूसरा डेविएशन डेल्टा 2 यहां पे है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस P2 ले रहे हैं ये कितने हाइट पर है, तो ये हाइट h2 पर है। तो ये जो डेल्टा 2 लिखते हैं वो होता है मेरा h2/f2। अब बात करते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, मतलब जितने एंगल से इमर्जेंट रे डेविएट हुआ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसको बोलते हैं हम लोग नेट डेविएशन। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो नेट डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है वो एंगल ये वाला हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि जो नेट डेविएशन जब हम लिखने जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि ये डेल्टा 2, ये एंगल भी कितना हो गया, डेल्टा 2। अगर हम एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से जाएंगे तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया। तो ये जो रे हम लिया जो कि h1 पे स्ट्राइक कर रहा था उसका इमर्जेंट रे जो निकला उसमें नेट डेविएशन का वैल्यू क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डेल्टा 1 के जगह पे हम अगर लिखने जाए तो हो जाएगा h1/f1 प्लस हो जाएगा h2/f2। अब सबसे पहला सवाल होता है कि इस कॉम्बिनेशन को हटा करके अगर हम सिंगल लेंस रखते हैं तो उसको कहां पे रखें हम ताकि हमारा डेविएशन सेम होना चाहिए। तो समझने के लिए ये है कि जब हम दोनों को हटा देते हैं ये रे आएगा, तो हमको उस लेंस को रखना है ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और ये जो डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट के अराउंड लेते हैं। क्यों लेते हैं, उसका रीजन है। उसका रीजन ये कि हमको फोकल लेंथ इसका इस तरह से होना चाहिए कि इमर्जेंट रे का डेविएशन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सेम हो, तो इसके अलोंग हम रखेंगे। अब इस लेंस को हटा दो, इस लेंस को हटाएंगे तो ये रे यहां पे स्ट्राइक करेगा सीधा, मतलब कितने डिस्टेंस पे करेगा, h1 पे करेगा। और आफ्टर दिस इसको किधर जाना चाहिए, इधर की तरफ जाना चाहिए ताकि मेरा डेविएशन का वैल्यू क्या रहे, डेल्टा रहे। तो एक चीज हो गया कि लेंस जो हम रखते हैं वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अलोंग रख देंगे। अब अलोंग रख देंगे तो ये रे सीधा यहां पे आएगा और आफ्टर दिस जो इमर्ज करे वो इस लाइन में जाए ताकि मेरा डेविएशन का वैल्यू क्या रह जाए, सेम रह जाए। तो अब अगर हम नेट डेविएशन का बात करेंगे तो कितने हाइट पे जा रहा है, h1 पे। फोकल लेंथ कितना है, f है, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, h1/f लिखेंगे, इस जगह पे पुट कर देना। तो ये हो गया h1/f इक्वल्स टू h1/f1 प्लस h2/f2। अब टारगेट चूंकि h नहीं है इस फॉर्मूले में, h हटाने का बात होगा, तो हमको h2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ h1। उसके लिए अब आप ट्रायंगल यूज कर लो क्योंकि d अभी तक पिक्चर में नहीं आया है। अब यहां से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस
अगर लेंगे तो यहां से यहां तक h1 है और ये डिस्टेंस h2 है, मतलब ये लेंथ कितना हो गया h1 माइनस h2। ये एंगल क्या है डेल्टा 1। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को ले लें यहां से यहां तक के ट्राइंगल को, तो लिखेंगे tan डेल्टा 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा 1, दिस इज h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय d। और डेल्टा 1 का मतलब क्या था h1 बाय f1, तो यहां पे लिख लेंगे h1 बाय f1 इक्वल्स टू h1 माइनस h2 बाय d। और अगर हम लोगों ने ये चीज लिख दिया तो h2 निकाल लेते हैं, तो इस d को इधर ले आएंगे तो h2 का वैल्यू हो जाएगा h1 माइनस h1 इंटू d बाय f1। इसमें से h1 बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया h1, ये हो गया 1 माइनस d बाय f1। तो इस चीज को यूज करके हमने h2 निकाल लिया। अब फाइनली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा h1 बाय f इक्वल्स टू h1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 रहने दिया, h2 के जगह पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये है हमारा h1 1 माइनस d बाय f1। अब h1 सब कैंसल आउट, 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, 1 माइनस d बाय f1, इसलिए 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 माइनस ऑफ d बाय f1 f2। तो दो चीज इसमें सिर्फ जानना है, एक कि लेंस कहां रखेंगे, सिंगल लेंस शुड बी केप्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट के अलोंग इसको रखेंगे ट्रांसवर्स में। एक उसका फोकल लेंथ अब इस तरह से लेना है कि डेल्टा सेम होना चाहिए, डेल्टा को हमेशा h बाय f लिखते हैं, तो ये h1 हो गया, बाय f लिख दिया, तो इसको लिख करके एक इक्वेशन आ गया हमारा। और दूसरा ये है कि इस ट्राइंगल से हम h2 निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ h1, पुट कर दिया और डेरिवेशन आ गया। बट इस डेरिवेशन इसको अब हम ये नहीं करेंगे कि हर क्वेश्चन में पहले हम ये निकालने लगेंगे कि फिर ये f कितना हुआ। दिस फार्मूला तभी यूज करते हैं जब रे हमारा कब आएगा पैरेलल आ रहा होगा। तो इसलिए इस फार्मूले को यूज हम कभी नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। द ओनली पर्पस, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि जो गिवन सिस्टम जो है एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इस तरह से दे दिया, f का f1 f2 का वैल्यू एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन के साथ रखो, चेक करो। f अगर पॉजिटिव है मतलब बिहेव कर रहा है एज कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो बिहेव कर रहा है एज डाइवर्जिंग। और इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। बट सजेशन के तौर पे आज जाकर के अगले 2 दिन के अंदर एटलीस्ट SC वर्मा का जितना भी क्वेश्चन है, अरे वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको पढ़ाने में क्या मतलब है, जब हमको पता है कि वेलोसिटी जब भी निकालना होता है तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट, मैंने टॉपिक नहीं दिया है, सिर्फ निकाल दिया है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सड़ियल, तो 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा बोला इक्वेशन को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस ऑफ 1 by v स्क्वायर dv by dt माइनस, मतलब मैं आपको थोड़ा सहूलियत के लिए एक्स्ट्रा चीज क्या दे दूं, आप मेरे माथे पे चढ़ के जो है तबला बजाने लगो बदतमीज भाई से सब सड़ियल। वेलोसिटी वाला चीज ये बताया है कि अगर कोई भी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट बताना था इसलिए हर बार इक्वेशन को बोला कि डिफरेंशिएट कर दिया करो, एक फार्मूला निकाल लो, उस पे वैल्यू पुट कर दिया करो। अब जब इस टॉपिक में हमको हमेशा से पता है कि क्या करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लो। अगर मान लो कि दोनों साइड लेंस के अलग अलग रहता तो हमारा फार्मूला यूज करते हैं n3 by b minus n1 by u equals to n3 minus n2 by r1, सॉरी n2 minus n1 by r1 plus n3 minus n2 by r2। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाता, हमको dv by dt और du by dt का रिलेशन होता है। dv by dt का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द ऑप्टिक सेंटर, du by dt का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑप्टिक सेंटर। तो VOL जो है लिख लिया हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लेंस, VIL मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द लेंस, एक फार्मूला आ गया। अब जो भी वेलोसिटी दे रखा है पुट कर दो, वैल्यू आंसर निकाल दो। तो ये सब तो हमारा सेम है, तो सेम है तो मैं उस चीज को लेकर के अलग से क्वेश्चन बना करके सेम चीज कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारा सीधा है कि जब भी कोई क्वेश्चन वेलोसिटी वाला है तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो,
वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लो, वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसीलिए वहां पे चूंकि नोट्स दे रहा था तो चलो उसमें लिख दिया। मैंने कोई भी सीआरपी में क्वेश्चन लिया वेलोसिटी वाला नहीं लिया, कि कम से कम इतना तो बुद्धि आज तक डेवलप हो चुका होगा कि जब भी कोई वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हमको करना होता है तो पोजीशन वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उससे वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जय हो। माथा चाट लिया घर का। बल्कि एग्जाम में तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा कि ये सब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकालने के लिए वेलोसिटी वाला। और जब हम नॉर्मल में बात करते हैं तब तो हमारे पास एक ही है ही डिफरेंशिएट करने का, वो है m = hi/h0। तो ये हम जब लिखेंगे hi = m/h0, तो ये तो जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी, वो जो हम लोग लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल्स टू dm/dt into h0 plus m into velocity of object relative to the principal axis। ये तो हर केस में सेम होगा, चाहे लेंस हो या मिरर हो। हाँ, ये है कि ये वाले फॉर्मूले जब हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कंपोनेंट का बात करें, ये अगर नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल वाले में जो भी इक्वेशन है u और v वाला, उसको डिफरेंशिएट कर लो। बात समझ में आने अरे बतवा समझ में आया नहीं आ गया, ठीक है। अब एक बात कुछ करो ना करो, जाके जितने लेंस वाले क्वेश्चन है एक और एससी बनवा उठाओ, पहले उसका सारा एग्जाम्पल करो ये वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। जब वो हो जाए तो उसके बाद अगर के आप उसके एक्सरसाइज करो, और उसको जब करोगे तो आपका माथा जो है थोड़ा यूज होगा तो फिर उसका बढ़ेगा भी। और उसके बाद जब भी हमारा आएगा, हाँ पहले सीआरक्यू कर लो फिर एससी भी कर लेना, लेकिन पहले कल जाकर के एकदम कल के तारीख में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले सारे एग्जाम्पल करोगे और एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद अब बाकी कुछ करना। अभी अपना लाइफ जो है एंजॉय करो, अब फिर जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, लेकिन लेंस वाले क्वेश्चंस को रेगुलर करते रहो। बुक नहीं है, बुक क्यों नहीं? अरे गूगल बाबा से पूछो, सब बुक दे देगा। बस चलो हो गया, बाय एंड टेक केयर। नहीं कुछ नहीं लिखेगा। ओके।